नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत ने श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा विनिमय सुविधा की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं और हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने करगिल विजय दिवस पर एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र हमेशा शहीदों के साहस और शौर्य के प्रति कृतज्ञ रहेगा। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करगिल के द्रास युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष सामूहिक आयोजन नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 67वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम शाम 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ $40 करोड़ के मुद्रा विनिमय समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मुद्रा विनिमय व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। ये समझौता दोनों देशों के बीच पिछले हफ्तों में हुई बातचीत का परिणाम है, जिसमें दो पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया था। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग आपसी हित के सभी मामलों पर श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय रहा है। दोनों देशों ने इस सप्ताह श्रीलंका द्वारा आपसी ऋण पुनर्भुगतान के बारे में तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया था। 23 मई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष और 27 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विचार किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि भारत कोविड महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने में श्रीलंका की हर समय सहायता करना जारी रखेगा। श्रीलंका ने भारत से $1 अरब की ऋण वचनबद्धता की मांग की थी और वित्तीय संकट तथा कोविड की स्थिति को देखते हुए भुगतान कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिका की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका का मानना है कि चीन सागर विवाद का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए। श्री पोम्पियो ने कहा कि यदि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और ऐसी स्थिति में विश्व के राष्ट्र कुछ नहीं कर पाए तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में विवादित द्वीपों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दावा खारिज कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा था कि चीन का दावा समुद्री कानून पर 1982 की संयुक्त राष्ट्र संधि के खिलाफ है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से को अपना क्षेत्र बताता है। विश्व व्यापार की दृष्टि से दक्षिण चीन सागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अधिकांश संसाधनों पर चीन के दावे को क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा करने की चालबाजी बताया था। 13 जुलाई के वक्तव्य में श्री पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका इस संबंध में 2016 के मध्यस्थता अधिकरण के फैसले के साथ है। 2016 में मध्यस्थता अधिकरण ने फैसला दिया था कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर चीन का दावा समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 2,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 64,000 से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और 5,500 से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि उनके समग्र आर्थिक उत्थान के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार ने ये योजना करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की है। ये ऋण 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। समय पर ऋण चुकाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी उनके खाते में सरकार की ओर से हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा प्रति वर्ष 1,200 रुपए की कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। वंदे भारत का 5वां चरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। इस मिशन के तहत बाहर फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विस्तृत ब्यौरा जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे प्रत्येक भारतीय को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। वंदे भारत मिशन के तहत इस वर्ष 6 मई से अब तक 8,14,000 से अधिक लोग स्वदेश लौटे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय अफगानिस्तान में 6,500 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं और वे युद्ध से बेहाल इस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद विदेशी आतंकवादियों में से अधिकतर पाकिस्तानी हैं। रिपोर्ट के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा इस समय पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार, नगरहार और नूरिस्तान में मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध से अस्त-व्यस्त इस देश में विदेशी आतंकवादियों को लाने में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी भूमिका रही है। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों आतंकवादी गुट सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों की बड़े पैमाने पर की गई हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। फरवरी में अमेरिका के
साथ हुए समझौते के बावजूद अफगान तालिबान और अल कायदा के नजदीकी संबंधों का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। इसके अनुसार अफगान तालिबान का महत्वपूर्ण घटक हक्कानी नेटवर्क अभी भी अल कायदा से नजदीकी से जुड़ा हुआ है और अल कायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी फरवरी के बाद भी हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों से मिलता रहा है। अमरीकी संघीय एजेंटों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद दूतावास परिसर में प्रवेश किया। ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक जासूसी की चिंताओं को लेकर चीनी वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दिए थे। वाणिज्य दूतावास बंद करने के बाद उसके बाहर से चीनी ध्वज और प्रतीक चिन्ह हटा दिए गए। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त किया और वाणिज्य दूतावास में अमरीकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के जबरन प्रवेश पर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में स्वर्गीय मुख्यमंत्री जे जयललिता के आवास वेद निलयम का अधिग्रहण करने के लिए नगर की एक अदालत में 67 करोड़ 90 लाख रुपए जमा कराए हैं। ये भुगतान इस करिश्माई नेता के आवास को उनके सम्मान में स्मारक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। जमा की गई धनराशि में से 36 करोड़ 90 लाख रुपए आयकर विभाग के लिए हैं ताकि संपत्ति को करों की मांग के कारण कर मुक्त बनाया जा सके। जयललिता की भतीजी जे दीपा और भतीजे जे दीपक ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने इस संपत्ति पर दावा किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सैनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत ने श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा विनिमय सुविधा की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं और हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा। असम में आपदा कार्रवाई टीमों ने 80,000 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य परियोजना समन्वयक पंकज चौधरी और कार्यक्रम अधिकारी कृपाल ज्योति मजुमदार ने कहा है कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का अनुपालन करने हेतु राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 140 राहत शिविरों में बच्चों के अनुकूल स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। इस बीच राज्य में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। राज्य में 26 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से संबंधित दुर्घटनाओं में 97 व्यक्ति जान गंवा चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MS मणिवन्नन ने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में स्थिति में और सुधार होगा। आज की तारीख 294 रिलीफ कैंप चल रहा है। 47,000 लोग शेल्टर हो चुका है और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल चल रहा है। सब रिलीफ कैंप में सबको एनडीआरएफ के नाम के ऊपर रिलीफ चल रहा है और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं। वहाँ पानी ज्यादा हुआ है, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगा हुआ है और सिचुएशन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। हम आशा करते हैं नेक्स्ट वीक में ये पानी थोड़ा कम हो जाएगा।
बिहार के 10 जिलों में बाढ़ की विभीषिका जारी है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सुपौल, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि कल तीसरे पहर से भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सेवा में लगा दिए गए हैं। इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों तक सूखा भोजन और आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। करीब 1 लाख बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान नेपाल की ओर से राज्य में बहने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही उत्तर बिहार के कई जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित 3 नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड-19 महामारी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान और उसे रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट रणनीति अपनाई है। इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टेस्ट की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। देश में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,42,031 नमूनों की जांच हुई। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने एक दिन में 3,62,153 नमूनों के परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया। निजी प्रयोगशालाओं में भी एक दिन में 79,878 नमूनों की जांच हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से परीक्षण बढ़ाने, संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और उपचार तेज करने की रणनीति जारी रखने को कहा है। इससे शुरू में संक्रमितों की अधिक संख्या सामने आ सकती है, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आएगी। दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रयासों से ये तथ्य साबित हो चुका है। कोविड-19 के बारे में आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए प्रतिरक्षण क्षमता महत्वपूर्ण है। इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या रेजिलियंस पैदा करने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी के लिए आयुष का क्वाथा पीते हैं, हल्दी, दूध। इमोशनल इम्यूनिटी के लिए पहला ये कि लोगों से बात करें, सोशल कनेक्टेडनेस को बनाए रखें। दूसरा, अगर हो सके तो प्राणायाम करें, सांस की एक्सरसाइज करें, हम लोग जो बोलते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो करें। इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे मन स्थिर होता है। तीसरा, जितना भी आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपने घर के अंदर, जैसे घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, लोग मास्क पहन के थोड़ा बाहर भी घूमने जाते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लें, बाहर निकल लें, एक फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों से बात कर लें। इन सारी चीजों से इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षण सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने रैपिड एंटीजन परीक्षण की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख करने पर बल दिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के द्वारा मेडिकल टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 1 लाख करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को कानपुर, झांसी, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौके पर जाकर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। उधर राज्य में शुक्रवार को रात से शुरू हुए 55 घंटे के प्रतिबंध जारी हैं, जो कल सुबह तक लागू रहेंगे। इस बीच शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों और स्थलों का सैनिटाइजेशन तथा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,984 नए रोगी मिलने के बाद राज्य में कोरोना मामलों की संख्या 63,542 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय राज्य में 22,452 सक्रिय मामले हैं और अब तक 39,903 रोगी ठीक हुए हैं तथा 1,387 लोगों की कोविड-19 बीमारी से मौत हुई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने कोविड से संघर्ष में लगे सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिवार को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना
ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के निधन होने पर उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक आश्रित को पूरा वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस प्रावधान का लाभ आश्रित को उसी स्थिति में मिलेगा जब वे अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं लेंगे। आश्रित अनुकंपा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उनको संबंधित सेवानिवृत्ति की तिथि तक अंतिम वेतन प्रत्येक महीने विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। उसके बाद सामान्य मिलने वाली पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकार की यह सुविधा इस वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक ड्यूटी पर निधन होने वाले कर्मियों के परिवार वालों को दी जाएगी। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 36,314 हो गई है। 24,520 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 11,561 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 68% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 से संघर्ष में जान गंवाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के परिवार के एक महिला सदस्य को रोजगार देगी। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कल ग्वालियर में दिवंगत हेमलता वर्मा की पुत्री प्रीति वर्मा को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति का पत्र सौंपा। देश में कोरोना से संघर्ष में ड्यूटी के दौरान किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार की महिला सदस्य को नौकरी दिए जाने का ये पहला उदाहरण है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका राष्ट्रीय या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ड्यूटी पर है और कोरोना संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कोरोना योद्धा के परिवार की महिला सदस्य को उसी पद पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिजनों को सीधे नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। इस बीच मध्य प्रदेश में 716 नए कोरोना वायरस मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 27,926 हो गई है। वहीं एक दिन में संक्रमण के शिकार 9 रोगियों की मृत्यु के साथ ही इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 799 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 622 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या अब बढ़कर 18,488 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 1,081 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 54,712 हो गई है। अब तक 39,500 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सूरत में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूरे राज्य में से सबसे अधिक 276 नए मामले अकेले सूरत जिले से दर्ज हुए हैं, जिसके बाद जिले की कुल केसों की संख्या 11,969 तक पहुंची है। अकेले सूरत शहर से कुल 181 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राज्य में दर्ज हुई कुल 22 मौतों में से 11 मौतें सूरत से है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सूरत नगर निगम ने लोगों को होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर निगम ने कहा है कि जो लोग इन नियमों का भंग करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। बीच बढ़ते संक्रमण को देखते सूरत में राज्य परिवहन और निजी बस सेवा को सोमवार से 10 दिनों तक निलंबित कर दिया जाएगा। ताजा 94 मामलों के साथ वडोदरा में कुल मामलों की संख्या 4,000 से पार हो गई है। अहमदाबाद में से कल 180 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के कुल 33 जिलों में से 24 जिलों में कल नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 13,900 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में प्रति 10 लाख की जनसंख्या के सामने प्रतिदिन 214 परीक्षण किए जा रहे हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन करेगा। ये घोषणा खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के बाद किया जाएगा। ये खेल पंचकुला हरियाणा में होंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया आयोजन हर वर्ष जनवरी में कराए जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इस बार ये स्थगित करने पड़े। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में भारत विश्व के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इस दिशा में किए गए उपायों से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।
अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। दक्षिण में चेन्नई में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहेगा। पूर्व चले तो कोलकाता में आंधी और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं उत्तर में जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। लद्दाख के लेह में आसमान साफ रहने, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल छाने का अनुमान है। तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चले पूर्वोत्तर तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया। खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ। धन्यवाद चंदिका। राजस्थान में राजनीतिक अंतर्कलह से उपजे घटनाक्रम को आज प्रकाशित सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कांग्रेस सरकार के संशोधित प्रस्ताव भेजने और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मुलाकात करने पर भी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने राजस्थान का रण शीर्षक से लिखा है, राजभवन घेराव वाले बयान पर भाजपा ने इस्तीफा मांगा, मुख्यमंत्री के तेवर तीखे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कल होने की खबर भी अखबारों ने साथ ही दी है। कोरोना संक्रमण से देशभर में 48,000 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के साथ ही 32,000 से ज्यादा रोगियों के स्वास्थ्य लाभ करने की खबर पहले पन्ने पर है। जनसत्ता ने लिखा है, कोरोना की चाल के साथ बढ़ी जांच की भी रफ्तार। पत्र लिखता है, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने से ऐसा मुमकिन हुआ। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड परीक्षण किए गए। 9 राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर केंद्र की नजर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संक्रमित पाए जाने को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। नवभारत टाइम्स की खबर है, अमेरिका में क्लास ऑनलाइन तो नए विदेशियों को वीजा नहीं। अखबार लिखता है, ऐसे विदेशी छात्र जो कि पहले से अमेरिका में हैं या फिर वहां से लौट रहे हैं और उनके पास वैध वीजा है तो उन्हें ऑनलाइन क्लास से नहीं रोका जाएगा। अखबारों ने संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद पर जारी अपनी रिपोर्ट में आईएसआईएस के आतंकवादियों के कर्नाटक और केरल में छिपे होने के खुलासे की खबर भी विस्तार से पहले पन्ने पर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत ने श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा विनिमय सुविधा की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।